अब हम लोग पीटी की जो क्लास है इसमें जो है जितने भी आयोग परिषद हैं जैसे उस पर चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि जो आयोग परिषद है वो किस तरह से होता है। तो ये जो आयोग है या जो परिषद हमारे यहाँ संविधान में लिखा गया है, तो देखिए आयोग और परिषद दो तरीके के होते हैं। एक तो संवैधानिक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरा होता है संविधानेतर। संविधानेतर एक तो संवैधानिक होता है, दूसरा जो है संविधानेतर होता है। संवैधानिक का मतलब होता है कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद में जिसका उल्लेख है उसको हम लोग संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए 324 है निर्वाचन आयोग। जैसे निर्वाचन आयोग है, यह निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। जैसे 338 है एससी आयोग है, 338 क है एसटी आयोग है, या इसी प्रकार से जो है 338 ख है अभी जो जोड़ा गया है ओबीसी आयोग है, ओबीसी आयोग है। इस तरह से जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में किया गया उसको हम लोग संवैधानिक संस्था कहते हैं। और संविधानेतर का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है बल्कि अन्य माध्यम से बनाया गया है। और अन्य माध्यम से बनाने का मतलब जैसे मान लीजिए साधारण कानून के द्वारा भी बनाया जा सकता है, साधारण कानून के द्वारा, या मान लीजिए मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा भी बनाया जा सकता है, मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा भी बनाया जा सकता है। अब साधारण कानून के माध्यम से जो संस्था बनाया गया है उसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जैसे एनसीडब्ल्यू है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं क्षेत्रीय परिषद। मैं आप लोगों को केंद्र राज्य संबंध में जैसे क्षेत्रीय परिषद पढ़ाया था, ये क्षेत्रीय परिषद हो गया। जैसे मान लीजिए अब एक संवैधानिक संस्था है तो मैं आप लोग को इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ाया था अनुच्छेद 263 के तहत, तो संवैधानिक संस्था हो गया। इस तरह की जो संस्थाएं जो सामान्य कानून द्वारा साधारण बहुमत से बनाई जाती हैं उसको हम लोग जो है वह संविधानेतर संस्था कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों के यहाँ जो है जैसे ईडी अभी चर्चा में चल रहा है, ईडी भी क्या है, वो भी संविधानेतर संस्था है। उसका उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि वह जो है साधारण कानून के माध्यम से बनाया गया। मंत्रिमंडलीय संकल्प की संस्था का मतलब कि न तो संविधान में उल्लेख है और न ही साधारण कानून के माध्यम से बनाया गया है, बल्कि मंत्रिमंडल ने संकल्प लेकर बनाया है, एक प्रस्ताव के द्वारा बना दिया गया। जैसे आप लोग पढ़ते हैं सीबीआई, या इसी प्रकार से पढ़ते हैं नीति आयोग। इस तरह की जो संस्थाएं हैं उसको हम लोग मंत्रिमंडलीय संकल्प की संस्था कहते हैं। तो पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करिए कि प्रश्न आएगा कि कौन संवैधानिक संस्था है कौन संवैधानिक संस्था नहीं है। एक तो हम लोग को इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग जो है निर्वाचन जैसे आयोग है, अब निर्वाचन आयोग पर थोड़ा चर्चा किया जाए। जितने भी आयोग परिषद हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए जैसे मान लीजिए मैं बताया कि सामान्य सा प्रश्न क्या है कि जो जो एक सामान्य उदाहरण दिमाग में रखिए कि जिसका उल्लेख संविधान में है संवैधानिक, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है वो हो गया संवैधानिक। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। भाई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब देखते हैं कि ये सामान्य बहुमत से बनाया गया संविधानेतर संस्था। दूसरा पहलू है मंत्रिमंडलीय संकल्प के माध्यम से। तो हम लोग चर्चा शुरू करेंगे निर्वाचन आयोग। ये जो निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां पर है, बोलिए भाई। तो ये निर्वाचन आयोग जो है इसका उल्लेख भाग 15 में है। और जानते हैं इसमें जो है अनुच्छेद 324 से लेकर जो है 324 से लेकर 329 ए तक जो है इसके प्रावधान है। अब निर्वाचन आयोग में देखिए पीटी में जो प्रश्न आता है
एक तो इसका सामान्य पहलू हम लोग को जानना है, इसका एक सामान्य पहलू जानना है, फिर निर्वाचन आयोग का कार्य समझना है कि निर्वाचन आयोग का कार्य और शक्तियां क्या है। अब देखिए, कार्य और शक्तियों को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। भाई निर्वाचन आयोग जो है वो देखा जाए तो हम लोग क्या प्रशासनिक कार्य भी करता है, सलाहकारी कार्य भी करता है और अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में भी कार्य करता है। इसका प्रशासनिक कार्य क्या क्या है, इसका जो है सलाहकारी कार्य कौन कौन सा है, इसका जो है अर्ध न्यायिक कार्य कौन कौन सा है, अर्ध न्यायिक कार्य कौन कौन सा है, ये तो पीटी के लिए है। और यहां पर थोड़ा सा निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जनप्रतिनिधि कानून तो मेंस में है टॉपिक, लेकिन पीटी में इसका प्रश्न आता है। तो यहाँ पर जो है जैसे इसकी स्वतंत्रता पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे, और थोड़ा सा चुनाव सुधार के लिए जो समितियां बनाई गई हैं, कभी कभी वहां से भी प्रश्न आता है। तो चुनाव सुधार से संबंधित समितियां, चुनाव सुधार से संबंधित समितियां, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग सामान्य पहलू पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सामान्य जो पहलू है, ऐसे समझिए कि हम लोग के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है स्वतंत्र चुनाव आयोग की बात की गई है। हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग है वह जो है इंटीग्रेटेड इलेक्शन सिस्टम के आधार पर बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि जो भारत का चुनाव आयोग है वह एकीकृत स्वरूप में दिखाई देता है। एकीकृत स्वरूप में क्यों दिखाई देता है, मैं सामान्य पहलू पर चर्चा कर रहा हूं। ये जो सामान्य पहलू है, इसमें पहला बात क्या हुआ कि हमारे यहाँ चुनाव आयोग जो है एकीकृत जो है चुनाव संस्था के रूप में है। एकीकृत चुनाव संस्था का मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग देख रहे हैं कि केंद्र के स्तर पर लोकसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ये सब केंद्र स्तर पर कराता है, ये सब केंद्र स्तर पर कराता है। और राज्य स्तर पर देखते हैं कि राज्य स्तर पर जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव कराता है, विधान परिषद का चुनाव कराता है। और यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उससे जो है इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये समझिए, ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग केवल जो है स्थानीय चुनाव कराता है, केवल जो है वह स्थानीय चुनाव कराता है। स्थानीय चुनाव का मतलब जैसे मान लीजिए पंचायत का चुनाव करा दिया, या मान लीजिए नगर निकाय का चुनाव करा दिया, इस तरह का चुनाव कराता है। और एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है इससे कोई लेना देना नहीं है, न तो इसका जो है, न तो इसका इससे लेना देना है। मतलब जो इलेक्शन कमीशन है, इस इलेक्शन कमीशन का जो है वह जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये जो सेक है, सेक का न तो इससे संबंध है इसी से, न तो इसी का इससे संबंध है, ऐसे समझिए। ये कंसेप्ट क्लियर करिए। तो पहला कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि हमारे यहाँ जो है चुनाव व्यवस्था एकीकृत स्वरूप में दिखाई देता है। अधिकांश जो है देखते हैं कि सब राज्य का चुनाव जो मेन चुनाव है, जो लोकसभा, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, सब चुनाव जो है चुनाव आयोग ही कराता है। तो पहला तो कंसेप्ट एक क्लियर हुआ। अब मैं बताया कि हमारे यहाँ जो है संविधान में अनुच्छेद 324(2) में जो है ये बात लिखा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात यहीं पर की गई है। और ये कहा गया कि राष्ट्रपति समय समय पर इसका निर्धारण करेगा। ये बात हमारे यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब संविधान हमारा लागू हुआ, ये जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने पर जानते हैं कि हम लोग के यहाँ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसके पहले ही जो है निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया गया था। अब निर्वाचन आयोग के गठन की जो तारीख है वो 25 जनवरी 1950 है। 25 जनवरी 1950 ये निर्वाचन इसी का गठन हो गया।
इसी का गठन हो गया। तो संविधान लागू होने पर जो है हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो एक सदस्यीय संस्था के रूप में था। एक सदस्यीय संस्था के रूप में था। एक सदस्यीय संस्था मतलब केवल जो है सीईसी था, बस। अब जानते हैं इसके बाद जो है 1989 तक जो है यही व्यवस्था हमारे यहाँ चलती रही। 1989 में हमारे यहाँ जो है इसकी सद संख्या 1-2 कर दिया गया, मतलब एक सीईसी हो गया और 2 जो है ओईसी हो गए। इसका मतलब 3 सदस्यीय संस्था बन गए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि एक सदस्य को 3 सदस्य बनाने का क्या प्रावधान है। तो हमारे यहाँ संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर इसका निर्धारण करेगा। वो इसी अनुच्छेद में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वह समय समय पर निर्धारण करेगा, समय समय पर निर्धारण करेगा। ये बात हमारे यहाँ लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या जो बढ़ाई जाती है, इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। कभी पूछे कि जो सदस्य संख्या बढ़ाई जाता है उसको बढ़ाने का अधिकार किसको है, तो अब राष्ट्रपति टिक लगाएंगे, संसद नहीं। अब यहां पर मैं बता रहा था 1989 में 1-2 कर दिया गया, एक सीईसी और 2 जो है ओईसी हो गया। फिर आप देखते हैं कि 1990 में वीपी सिंह की जब सरकार थी, तो वीपी सिंह की सरकार में जो है पुनः इसको एक सदस्यीय संस्था कर दिया गया, मतलब फिर वही ओईसी हटा दिए गए। अब जानते हैं 1993 तक ये चलता रहा। फिर 1993 में जो है जब पीवी नरसिम्हा राव साहब आए, पीवी नरसिम्हा राव, तो पीवी नरसिम्हा राव साहब जब आए, उन्होंने 1993 में जो है इसको पुनः 1-2 कर दिया, मतलब एक सीईसी हो गया, 2 जो है ओईसी हो गया। यही स्थिति वर्तमान में बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय संस्था मतलब 1-2, एक जो है सीईसी है और 2 जो है ओईसी है, अदर इलेक्शन कमिश्नर है। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। दोबारा बोलता हूं, संविधान लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था था। 1989 तक ये चलता रहा। 1989 में पुनः 1-2 कर दिया गया। अब फिर इसके बाद आप देखते हैं कि 1990 में जो है वह पुनः एक सदस्यीय संस्था कर दिया गया। 1993 में पुनः 1-2 कर दिया गया। इस तरह वर्तमान में निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो पहले तो कंसेप्ट ये क्लियर करिए। और यहाँ पर एक चीज मैं बताया कि निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या जो घट रही है, बढ़ रही है, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो निर्णय होता है चुनाव आयोग का, तो 1-2 में जो निर्णय किया जाता है, यह निर्णय जो है या तो सर्वसम्मति से होगा या तो फिर बहुमत से होगा। मतलब निर्णय कैसे होगा, तो सर्वसम्मति से होगा या तो बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाएगा। अब जैसे समझिए, ये तो कंसेप्ट क्लियर। अब यहां पर जरा सा नियुक्ति की चर्चा कर लेते हैं कि नियुक्ति कैसे होती है। देखिए, हमारे यहाँ मूल संविधान में कहा गया था कि जो नियुक्ति होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। थोड़ा सा समझिएगा, मूल संविधान में हमारे यहाँ कहा गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करेगा। भाई जब 1-2 जो सिस्टम है, चाहे वो सीईसी हो चाहे ओईसी हो, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ये मूल संविधान में लिखा गया था। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिछले साल 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मतलब कि दिसंबर में ही उसका निर्णय आ गया था कि दिसंबर में निर्णय आ गया कि ऐसा है कि एक समिति बनाई जाना चाहिए और उस समिति में जो है प्रधानमंत्री को रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रखा जाए और साथ ही साथ जो है विपक्ष के नेता को रखा जाए। ये मसला आ गया। अब जानते हैं कि अब सरकार ने इसमें परिवर्तन कर दिया और सरकार भी कानून बना दिया। 2023 में सरकार ने कानून बना दिया। अब यहां पर मूल संविधान में तो ये लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दिया। किस चीज की सलाह दे दिया, तो समिति बनाने की सलाह दे दिया और समिति में कह दिया कि भाई एक समिति का प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो जाएगा,
सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस होगा, मतलब सीजीआई होगा, और एक विपक्ष का नेता हो जाएगा, विपक्ष का नेता। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह दिया सरकार को, पढ़े होंगे आप लोग पेपर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दिया, अब इसके बाद आप देखते हैं कि दिसंबर 2023 में अब सरकार ने कानून बना दिया। तो सरकार ने कानून बनाकर परिवर्तन कर दिया। और सरकार ने क्या परिवर्तन किया? तो सरकार ने कहा कि ऐसा है कि यह जो समिति बनाई जाएगी, इस समिति में जो है पीएम तो होगा ही, विपक्ष का नेता भी होगा, लेकिन सीजीआई नहीं होंगे। सीजीआई की जगह पर जो है पीएम द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री होगा। सीजीआई की जगह पर कौन होगा? तो पीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, पीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होगा। और इसकी सलाह पर, ये जो समिति सलाह देगी सर्वसम्मति या बहुमत से, उसकी सलाह पर जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। ये बात कानून बनाकर लिख दिया गया है, और यही पहलू वर्तमान में लागू है। तो वर्तमान में कैसे कानून लागू है, वर्तमान में कैसे नियुक्ति होता है? एक समिति बनाया जाएगा, पीएम उसमें अध्यक्ष होगा, मतलब पीएम उसका अध्यक्ष भी होगा, सदस्य भी है। अब विपक्ष का नेता होगा, पीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होगा। इसी पर तो विवाद हुआ कि भाई ये बताइए कि पीएम द्वारा नामित कैबिनेट जो मंत्री है वो पीएम का ही तो समर्थन करेगा। और इस तरह से देखा जाए तो सरकार अपने इच्छा के अनुसार नियुक्ति करा सकता है। ये तो मैं बताया कि नियुक्ति की प्रक्रिया है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोगों के यहां जो है, जैसे चुनाव आयोग है, अब चुनाव आयोग में जो है कैसे हटाने की प्रक्रिया है, हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो हटाने की जो प्रक्रिया है, तो यहां ध्यान रखिए कि सीईसी के लिए हटाने की प्रक्रिया अलग है और ओईसी के लिए हटाने की प्रक्रिया अलग है। सीईसी को उसी विधि से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी विधि से हटाया जाएगा, उसी विधि से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को तो सीईसी को हटाने की प्रक्रिया क्या हो गई? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया होगी। और ओईसी को कैसे हटाया जाएगा? तो ओईसी को हटाने के लिए सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति क्या करेगा? सीईसी से सलाह मांगेगा, और सीईसी जो सलाह देगा उसी के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। ओईसी को हटाने की प्रक्रिया अलग है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति सीईसी से सलाह मांगेगा, जो सीईसी सलाह देगा उसी के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। ये हटाने की प्रक्रिया दोनों के लिए अलग अलग है। अब जैसा समझिए, छोटा छोटा जितना भी बात है वो सब हम लोग को समझना है। जैसे मान लीजिए ये सीईसी और ओईसी अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। यहां पर इनका जो है, जो सीईसी और ओईसी है, तो सीईसी ओईसी का वेतन भत्ता किसके बराबर होगा? वेतन भत्ता जो है किसके बराबर होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होगा तो इसका मतलब 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए। और ये ध्यान रखिए कि जो वेतन भत्ता है वह जो है चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं है, भारित व्यय नहीं है, बल्कि सामान्य तरीके से दिया जाता है, सामान्य निधि पर होता है। यह भारित व्यय नहीं है, पढ़ाया था आप लोगों को, भारित व्यय नहीं है, बल्कि सामान्य निधि से दिया जाता है। मतलब इस पर कटौती प्रस्ताव भी रखा जा सकता है, इस पर मतदान भी हो सकता है। और जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना? ठीक है, बोलता हूं। तो मैं बता रहा था कि ये जो सीईसी ओईसी का वेतन भत्ता है, ये वेतन भत्ता जो है यह भारित व्यय नहीं होता है। मतलब भारित व्यय नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि न तो उस, भाई भारित व्यय यदि कोई चीज होता है तो क्या उसको कहा जाता है? जैसे स्पीकर का मान लीजिए सैलरी है, तो उसमें भारित व्यय होने का मतलब है कि न तो कटौती प्रस्ताव रखा जा सकता है,
न तो जो है उस पर मतदान हो सकता है, चर्चा हो सकती है भारत व्यय पर, लेकिन यहाँ पर जो है कटौती प्रस्ताव भी रखा जा सकता है, मतदान भी हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, और ये जो सीईसी और ओईसी है, तो सीईसी ओईसी का जो ओहदा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, एक तो ये भी ध्यान रखना है। और ये जो योग्यता है, मैं कहूं कि मान लीजिए योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, आपको ध्यान होगा कि संविधान में योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है, तो योग्यता का उल्लेख नहीं है। सामान्यतः जो पुराने जो आईएएस अधिकारी हैं, ऐसे लोगों को जो 10 वर्ष नौकरी कर चुके हैं, ऐसे लोगों को ही इन पदों पर रखा जाता है। सामान्य रूप से योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं। और यहाँ पर जो है जो कार्यकाल है, जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो, तो दोनों के लिए कार्यकाल एक ही है। सीईसी और ओईसी दोनों के लिए कार्यकाल एक ही रखा गया है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। और यहां पर अब मान लीजिए शपथ किसके समक्ष लेता है, तो ध्यान रखिए कि शपथ का प्रावधान संविधान में नहीं है। जैसे स्पीकर के शपथ का प्रावधान नहीं है, उसी तरह से सीईसी और ओईसी के शपथ का भी प्रावधान नहीं। तो शपथ का प्रावधान नहीं है, शपथ का प्रावधान नहीं है भाई। जैसे स्पीकर हमारे यहाँ स्वायत्त पद है, स्वतंत्र पद है, उसी प्रकार से ये भी जो है स्वायत्त पद है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने जो है वह शपथ की व्यवस्था संविधान में नहीं किया है, बल्कि शपथ की व्यवस्था है ही नहीं है संविधान में। पूछे कि शपथ की व्यवस्था किसके समक्ष शपथ लेता है, तो शपथ के संबंध में संविधान क्या है, मौन है। ठीक है, अब यहां पर मैं बता रहा था, ये तो जितना छोटा छोटा बात है वो आपको समझना है। फिर इसके बाद जो है जो कार्य है, इसको मैं बताया कि कार्य को 3 भागों में हम लोग को बांट लेना है। एक तो जैसे प्रशासनिक कार्य है, एक तो प्रशासनिक कार्य इसका है, दूसरा जो है सलाहकारी कार्य है, सलाहकारी कार्य है, और तीसरा जो है अर्ध न्यायिक कार्य है, अर्ध न्यायिक कार्य है। अब जैसे समझिए, अब यहाँ प्रशासनिक कार्य में कुछ एग्जाम्पल समझिए, सलाहकारी कार्य में कुछ एग्जाम्पल समझिए, और अर्ध न्यायिक कार्य में कुछ एग्जाम्पल समझिए। तो प्रशासनिक कार्य में जो है भाई निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराना, तो निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में ही तो परिसीमन होता है। परिसीमन आयोग को मैं अलग से पढ़ा दूंगा। मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, चुनाव आचार संहिता का निर्धारण करना, चुनाव व्यय सीमा का निर्धारण। जैसे अभी मान लीजिए चुनाव व्यय सीमा का जो निर्धारण किया गया है, तो बड़े राज्यों में जो है, बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए 95 लाख रुपया निर्धारित किया गया है, और छोटे राज्यों के लिए, छोटे राज्य के लिए जो है 70 लाख रुपया निर्धारित किया गया है। तो चुनाव आयोग ही करता है। मतदाता केंद्रों की सूची प्रकाशित करना, पहचान पत्र तैयार करवाना, मान लीजिए कहीं पर हिंसा हो गया, बूथ कैप्चरिंग हो गया, तो उसकी स्थिति में चुनाव रद्द करवाना। जैसे अभी आंध्र प्रदेश का मैटर पढ़े होंगे, कल की बात है, परसों की। तो वहां पर जो है वह डीजीपी को बुलाया गया, चुनाव आयोग ने बुलाया, तलब किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो मैं कार्य बताया हूं, ये सब प्रशासनिक कार्य है। अब सलाहकारी कार्य का मतलब क्या है कि सलाह देना। जैसे मान लीजिए प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जब किया जाता है, जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो सलाह कौन देगा, निर्वाचन आयोग सलाह देता है। जैसे मान लीजिए चुनाव प्रक्रिया में कुछ सुधार करना है, उसके लिए सरकार को सुझाव देता है, सरकार को अपने कार्य के संबंध में प्रतिवेदन देता है। इस तरह के कार्यों को हम लोग सलाहकारी कार्य कहते हैं। और निर्णय करने का भी उसको अधिकार है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना, अभी देखे होंगे कि निर्वाचन आयोग तमाम लोगों को सम्मन जारी कर दिया, बीजेपी पार्टी को कर दिया, राहुल गांधी को कर दिया, अखिलेश यादव जी को, और तमाम लोगों को जो है सम्मन जारी कर दिए। तो सम्मन जारी करने का जो उसको अधिकार है, जो सम्मन जारी करने का अधिकार है, वो अर्ध न्यायिक कार्य हो गया। जैसे मान लीजिए सपोज करिए किसी विभाग के दस्तावेज को जांच के लिए मंगा सकता है। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं कि निर्वाचन संबंधी कोई यदि सांसदों की अयोग्यता का सवाल उठता है, उसको यदि मान लीजिए टर्मिनेट करना है,
डिसमिस करना है, तो ऐसी दिशा में निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो है केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति करता है, और राज्य में जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए अयोग्यता का निर्धारण करना है, किसी को बर्खास्त करना है, जैसे महुआ मोइत्रा को जो है लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया। तो यहाँ पर जो सांसद हैं, सांसद का मतलब कौन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, तो सांसद को यदि बर्खास्त करना है, तो कौन बर्खास्त करेगा, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, तो ईसी की सलाह पर। और ये बात बकायदे संविधान में लिखा भी गया है, अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 103 में ये बात लिखा गया है। और उसी तरह से राज्य स्तर पर जो है अनुच्छेद 192 में, आर्टिकल 192 में लिखा गया है कि विधानमंडल के जो सदस्य है उनको कौन बर्खास्त करेगा, उनको बर्खास्त करेगा गवर्नर। और किसकी सलाह पर, तो इसी की सलाह पर। इसी मतलब भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं। इस तरह से, और जैसे मैं बताया कि भाई अर्ध न्यायिक कार्य का मतलब निर्णय करता है, तो निर्णय करता है, तो देखते हैं कि चुनाव के समय जो है, जो सरकार की जो मशीनरी है वो निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में आ जाता है। कोई ट्रांसफर करना है, कोई पोस्टिंग करना है, सब इसी की सलाह पर होता है। तो यहां पर जो है, जिसमें बताया कि इस तरह से निर्वाचन आयोग के कार्य को 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को नोट्स में लिखा भी हूं। अब जैसे देखिए भाई, भारत में संसदीय लोकतंत्र है जिसमें चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेगा तभी चुनाव संपन्न हो सकता है। तो कभी कभी कथन कारण में प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ जो है, एक तो प्रश्न आता है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो पहला प्रावधान तो ये हो गया कि समिति की सलाह पर अब नियुक्ति हुआ करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं होगा। दूसरा चीज, हटाने की प्रक्रिया में बताया कि सीईसी उसी बीच से हटेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हटता है, और ओईसी को हटाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है, अभी बताया हूं। या मान लीजिए, सामान्यतः आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उनको ओहदा दिया गया है, वेतन भत्ता दिया गया है, और सामान्यतः वेतन भत्तों में कटौती भी नहीं हो सकता है पदावधि के दौरान। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2002 में एक निर्णय में कहा था कि चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और ऐसी दिशा में जो है वह, यदि कोई समस्या उत्पन्न होता है तो जो चुनाव आयोग कहेगा वही मानना पड़ेगा। जैसे 2 बैठक के बीच में 6 माह से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम अभी चुनाव नहीं करा सकते, तो फिर संविधान की यह जो शर्त है उस पर लागू नहीं होती है। अब फिर आप जानते हैं, अभी मैं बताया कि चुनाव में अधिकारियों की नियुक्ति हुआ, या मान लीजिए सबक करिए कि अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, ये सब जो है चुनाव आयोग अपने विवेक से करता है। तो आप देख रहे हैं, इन्हीं सब आधार पर हम लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। लेकिन थोड़ा सा समीक्षा भी कर लिया जाए। भाई पहली समस्या तो ये है कि सीईसी ओईसी की योग्यता का वर्णन ही नहीं है। अब नियुक्ति में सामान्यतः एक परंपरा बन गई है कि जो आईएएस अधिकारी है उनको नियुक्त किया जाएगा जो 10-15 साल से नौकरी किए हैं। लेकिन भविष्य में कोई राजनीतिक व्यक्ति भी तो बन सकता है। जब योग्यता का उल्लेख नहीं है तो सरकार कर सकती है। और दूसरा चीज ये है कि सेवानिवृत्ति के बाद सार्वजनिक पद धारण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो मान लीजिए कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, अन्य निर्वाचन आयुक्त है, तो वह जो है वो देखा जाए तो राजनीतिक पद भी धारण कर सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है, मंत्री बन सकता है। तो इसके कारण जो है उसकी निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। जैसे एमएस गिल साहब थे तो खेल मंत्री थे। अब व्यवहारिक स्तर पर भी समस्या है। जैसे अभी हम लोग बार बार कह रहे थे कि बताइए कि चुनाव जो है, राज्य चुनाव आयोग जो है, जो राज्य चुनाव, राज्य के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वही तो चुनाव कराते हैं। तो सामान्यतः सरकार के प्रति जो है उनकी प्रतिबद्धता थोड़ी बनी रहती है। इसके कारण भी समस्या थोड़ी बहुत उत्पन्न होती है। तो कभी मान लीजिए सबको कहिए कि इस तरह से प्रश्न आए कथन कारण का, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रख के आप टिक लगाइएगा।
और जैसे मैं बताया कि चुनाव सुधार से संबंधित जो समितियां हैं, जो चुनाव सुधार से संबंधित जो समितियां हैं, चुनाव सुधार से संबंधित समितियां, इसमें आपको 4-5 समितियों का नाम ध्यान होना चाहिए, कभी कभी मिलाने को आता है। जैसे मान लीजिए अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात किसने किया था? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति ने। इंद्रजीत गुप्ता समिति, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात किया गया था, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात किया गया, इंद्रजीत गुप्ता समिति ने कहा था। इसी प्रकार से देखते हैं कि लोकसभा विधानसभा का एक साथ चुनाव कराना, शांता कुमार समिति, शांता कुमार समिति, जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, वो शांता कुमार समिति ने किया था। एक देश एक चुनाव, या इसी को हम लोग समेकित चुनाव भी कहते हैं। जैसे अनिवार्य मतदान की बात होती है तो एक बनाया गया था समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने जो है सूची प्रणाली की भी बात किया था चुनाव में। जैसे हम लोग क्या पीपीएस सिस्टम है ना, या पीपीएस सिस्टम है, तो इसकी जगह पर लिस्ट सिस्टम लागू करने की बात इन्होंने किया था। लिस्ट सिस्टम लागू कर दिया जाए, कभी पढ़ा दूंगा लिस्ट सिस्टम। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने 1990 में जो है सूची प्रणाली की बात किया था। दिनेश गोस्वामी समिति ने ही अनिवार्य मतदान की बात किया था, अनिवार्य मतदान की बात किया था। कभी कभी मिलाने को आता है, सूचियों में लिख देता है, तो 2-4 जो महत्वपूर्ण है, जैसे रिकॉल सिस्टम है, जो रिकॉल सिस्टम है, वो रिकॉल सिस्टम जो है एक समिति बनाई गई थी, तारकुंडे समिति। तो तारकुंडे समिति ने जो है रिकॉल सिस्टम की बात किया था। जैसे मान लीजिए बोहरा समिति एक बनाया गया था, एनएन बोहरा समिति, एनएन बोहरा समिति। एनएन बोहरा समिति, एनएन बोहरा जो समिति बनाया गया था, इन्होंने राजनीति और अपराध के मध्य संबंधों की चर्चा किया था। राजनीति तथा अपराध के मध्य संबंध, इस पर चर्चा इन्होंने किया था। और जैसे टीएन सेशन साहब थे, तो उन्होंने मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत किया था। अब जानते हैं कि एक जीएस वर्मा समिति भी बनाई गई थी, 2013 की बात है, जीएस वर्मा समिति। तो जो जीएस वर्मा समिति बनाई गई थी 2013 में, तो जीएस वर्मा समिति ने जो है आपराधिक कानून में परिवर्तन का सुझाव दिया था। आपराधिक कानून में परिवर्तन का सुझाव दिया था। इस तरह से कुछ समितियों भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और अभी जैसे मैं बता रहा था कि दिनेश गोस्वामी समिति बता रहा था, तो यहाँ पर दिनेश गोस्वामी समिति में एक चीज और भी ध्यान रखना है कि दिनेश गोस्वामी समिति ने जो है एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात किया था। एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना अभी चर्चा में चल रहा है, एक वीडियो में बना दूंगा कि कैंडिडेट जो है अभी 1996 से पहले तो चाहे जितनी जगह से चुनाव लड़ी, 1996 में कह दिया गया कि 2 जगह से आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखे होंगे कि राहुल गांधी साहब जो है वायनाड से और रायबरेली से 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी समस्या एक आया है कि भाई एक जगह दोनों जगह से चुनाव जीत गए तो फिर क्या होगा, एक जगह उपचुनाव होगा तो पैसा कौन देगा, चुनाव आयोग क्यों खर्चा करेगा, जनता का पैसा क्यों बर्बाद होगा। इस तरह के जो मुद्दे हैं, तो एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव की बात दिनेश गोस्वामी समिति ने किया था। उन्होंने कहा था कि एक ही स्थान से जो है चुनाव लड़ने को सीमित किया जाना चाहिए। अगले वीडियो में जो है कुछ अलग इसको आगे फिर पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग जो है
एक 5वीं और 6ठी अनुसूची पर जो विवाद चल रहा है, या मान लीजिए जो हम लोग क्या भाग 10 है उसका जो मैटर है 5वीं और 6ठी अनुसूची का, उसका ही वीडियो मैं बनाता हूं इसके बाद। तो सामान्यतः जो है मान के चलिए कि कल इसका वीडियो बनाता हूं। सभी लोगों का धन्यवाद।